शाहजी तारिक साहब, पिछले दिनों पीटीआई ने कैपिटल हिल के बाहर मुजाहरा रखा हुआ था 2 दिन पहले। अब मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा ये खुशबू लगा के पाकिस्तान जाए, यहाँ यहाँ बैठने से क्या फायदा। और दूसरा, गुजारिश है इनको कि ये खुद नहीं चाहते कि खान जेल से बाहर निकले। खान साहब की बहनें नहीं चाहती जेल से वो बाहर निकले। गुलशन का कारोबार चल रहा है जब तक मुर्शद पाक अंदर है। आजाद कश्मीर वगैरह के मामले में वाशिंगटन में भी कोई हलचल है या वाशिंगटन में कोई हलचल नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। जेल में तो रखा हुआ है मुर्शद को जेल में तो रखा हुआ है, और क्या करते हैं? नहीं, वो जेल, मैं तो उसको जेल मानता नहीं। वो आपने सरीना जेल बनाई है, वहां पे उसको चिया सीड मिलता है, उनको डेली बेसिस पे मालशिए दिए हैं आपने, उसमें वहां पे उनको बीटरूट जूस मिलता है, 5 कमरे हैं, ट्रेडमिल है, कॉफी मेकर है, बीवी साथ रखी। ये जेल है। मुझे ये बताएं, 11 साल आपने जरदारी साहब को जेल दी थी इस तरह की? किसी और कैदी के पास इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद है? आपको लगता है कि 2028 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ममदानी लड़ सकता है डेमोक्रेट से? एब्सोल्युटली। मैं समझ रहा हूँ इस वक्त अगर मेरे ख्याल है डेमोक्रेट पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं होगा। वो इस वक्त बूटाचेंग, जो कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, वो इस वक्त पोल्स में नंबर 1 आ रहे हैं। दूसरा एओसी आ रही है। लेकिन बूटाचेंग के बारे में है कि वो ओपनली गे हैं। पता नहीं अब वो अमेरिका अभी इसलिए तैयार है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ममदानी विल बी द बेस्ट चॉइस अगेंस्ट एनीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारिक साहब वाशिंगटन से। साजिद तारिक साहब, पिछले दिनों पीटीआई ने कैपिटल हिल के बाहर मुजाहरा रखा हुआ था 2 दिन पहले। कितना शानदार मुजाहरा हुआ है, क्या हुआ? सुना कैपिटल हिल के दरो दीवार ही हिल गए। मुजम्मल भाई, मेरे ख्याल में मैक्सिमम 20 लोग होंगे। मैंने बताया था कि अमेरिका के अंदर इस वक्त फैशन बन चुका है, खवातीन जब घरों में बोर होती हैं तो वो पकौड़े समोसे बना के बच्चों को साथ लेके पिकनिक के लिए या एम्बेसी के सामने चली जाती हैं या फिर कैपिटल हिल के पास, क्योंकि यहां पे इनको कानून इजाजत देता है अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने कहा ये खुशबू लगा के पाकिस्तान जाए, यहां बैठने से क्या फायदा। और दूसरा, गुजारिश है इनको कि ये खुद नहीं चाहते कि खान जेल से बाहर निकले। खान साहब की बहनें नहीं चाहती जेल से वो बाहर निकले। गुलशन का कारोबार चल रहा है जब तक मुर्शद पाक अंदर है। तो दर हकीकत ये एक ड्रामा है। और दुख वाली बात यह है कि ये अकल के अंधों को यहां कोई पता नहीं है, जहां इन्होंने परमानेंट रहना है, कि इनका कांग्रेसमैन कौन है, इनका डेलीगेट कौन है, इनकी कम्युनिटी के मसाइल क्या है। ये रिश्तेदार बनते हैं, वहां सियासी पार्टियों के आलाकार बनते हैं, और पाकिस्तान जाते हैं वो इनको पूछते भी नहीं है कि ये कौन है, और पूछना चाहिए भी नहीं इनको। वजह ये है व्हाट दे हैव टू गार्ड। और उन्होंने ओथ लिया हुआ है अमेरिका के साथ वफादारी का, सिटीजनशिप का। दुख वाली बात है, इसी वजह से ये मेरा अलमिया है, बल्कि आपने तो मेरी दुखती रग को छेड़ दिया है। मेरा अलमिया ये है कि जहां रहना है उनके साथ रिश्तेदारी नहीं है, उनके साथ वफादारी नहीं है, और अगर वहां इतना प्यार है तो वहां जाओ। अच्छा, ये बताएं, वो जो सेनेटर जो विल्सन था और वो जो रिचर्ड गिल, वो जो फ्री इमरान खान के ट्वीट करते होते थे, उन्होंने बड़े अच्छे से फ्री इमरान खान के ट्वीट नहीं किए, वो क्या हो गया? देखें, उनको यहाँ पे चंद, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा में चंद बीमार डॉक्टर हैं जो अक्सर कई दफा पहले 100 150 डॉलर इकट्ठा करके तो इन कांग्रेसमैनों को दे के ईमेलें कराते थे, बिल पेश कराते थे, जमहूरियत के नाम पर धोखा देते थे। वो होते जमहूरियत के नाम पे बिल थे, ये उसको अटैच कर देते थे मुर्शिद के साथ। तो अब वो एक तो वो 80 साल के 85 साल के बाद इररेलीवेंट कांग्रेसमैन होते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो भी इनसे परेशान हैं। अब ये हिस्ट्री है, बल्कि मेरी एक गुजारिश है, बल्कि आपके इस प्रोग्राम के हवाले से अगले दिन एक नया जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है कि अफगानियों को पकड़ के डिपोर्ट किया जाए, और उसकी डेडलाइन मेरे ख्याल जुलाई का कोई दिन दिया। मेरा ख्याल है इन लोगों से जो भी सिंपथाइजर हैं, इनके इंडिया के, अफगानिस्तान के, इनको भी उनके साथ डिपोर्ट करना चाहिए। उसकी वजह यह है, अगर जिस कंट्री के साथ ये लॉयल नहीं है, जिसकी जड़ें काट रहे हैं, इनको पकड़ के इनसे ओथ लेने चाहिए, इनसे रिटर्न स्टेटमेंटें लेनी चाहिए। अगर नहीं देते तो इनको, उनके पठान भाईजान हैं, उनको कहें ये आप जहेज में साथ ले जाएं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है, इस वक्त
मैं सबसे ज्यादा कंडेम करूंगा इस बात को। जो भी पाकिस्तान का दुश्मन होता है ये उसकी लाइन टो करते हैं, ये उसकी प्रॉक्सी की तरह चलते हैं। इन्होंने कश्मीर में जो किया है वो नाकाबिले माफी है मुजम्मल भाई, जो उन्होंने वहां पे किया है। इन्होंने और टीएलपी ने वहां पे जो किया है और जो कुछ और दूसरी पार्टियों ने, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। सख्त से सख्त पर इसके ये ऊपर। आजाद कश्मीर वगैरह के मामले में वाशिंगटन में भी कोई हलचल है या वाशिंगटन में कोई हलचल नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान इस वक्त जो है इज रूलिंग व्हाइट हाउस। पाकिस्तान इज अ डियर कंट्री टू देम, द बेस्ट रिलेशनशिप इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस पाकिस्तान। और मुझे सबसे ज्यादा फख्र इस बात पे मुजम्मल भाई, मैंने सारी जिंदगी पाकिस्तान को हमेशा यहां टेररिज्म के साथ अटैच होते देखा, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क, मोदी की लेगेसी टोटल ये थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री, दहशतगर्दी के साथ अटैच करना और आइसोलेट करना। और आज वो खुद जो है सवाए तालिबान के उनके साथ कोई बंदा मुंह लगा के राजी नहीं है। कभी जाली डिग्रियां प्रिंट करते हैं, कभी वहां पे सिटीजनशिप ला लाते हैं। अब नया चीज है, कहते हैं पासपोर्ट भी सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट नहीं करता। और ये जो खासकर ये जो रोजाना गीत गाते हैं आजाद कश्मीर से, और ये दूसरे इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं, 43 FIR थी आई लव मोहम्मद पे, 43। बल्कि मैंने अगले दिन ट्वीट किया है कि ये किस किस्म के विश्व गुरु भाईजान हैं कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं उनसे दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है, लेकिन कहते हैं कश्मीर हमारा है और वहां सारे मुसलमान रहते हैं। उनका क्या करोगे भाई तुम? हम्म। और ये इधर वाले बैठे हैं, कहते हैं जी हमने उधर जाना है, उधर से उनके साथ रिश्तेदारियां बनाते हैं, कहते हैं जी हमारी मदद करो खास। देखें मुजम्मल भाई, ये एक कैंसर है, स्प्रेड हो चुका है, इसको एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। वो पता नहीं किसने करनी है। आप इसके ऊपर पट्टियां लगा देते हैं पाकिस्तान में, ये पट्टियों वाला कैंसर नहीं है, ये बहुत स्प्रेड कर चुका है। जेल में तो देखिए रखा हुआ नौजुबिल्ला, नौजुबिल्ला, मुर्शद को जेल में तो रखा हुआ है, और क्या करते हैं? नहीं, वो जेल, मैं तो उसको जेल मानता नहीं। वो आपने सरीना जेल बनाई है, वहां पे उसको चिया सीड मिलता है, उनको डेली बेसिस पे मालशिए दिए हैं आपने, उसमें वहां पे उनको बीटरूट जूस मिलता है, 5 कमरे हैं, ट्रेडमिल है, कॉफी मेकर है, बीवी साथ रखी, ये जेल है। मुझे ये बताएं, 11 साल आपने जरदारी साहब को जेल दी थी इस तरह की? किसी और कैदी के पास इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद है? वो कह सिर्फ देता ना, आपको जो, ये मुलाकातें बंद हैं तार नहीं साहब ना। मुलाकात, देखिए मुलाकातें भी अगलों ने सरकार, पहले आप दरबार लगाते थे हफ्ते में 3-3 दफा, रंग बिरंगे वकील जाके वहां पे उनको शेर और लतीफे सुनाते थे, वो भी उन्होंने वापस आके। मैं आज एक बात ये कहना चाहूंगा, नौज बिल्ला इस चीज को रोके खुदारा, जिस तरह आपने अगले दिन जियो का किया है, इसको भी रोके। मैं अभी गूगल करें पे मेरे साथ, देखें ना कुछ बच्चे, ये जो आवारा बच्चे हैं घरों के, ये अभी इन्होंने मेरे पीछे पड़ना है, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये गूगल करें। एक वकील साहब जेल से बाहर आए, उनके हाथ के अंदर एक पानी की बोतल थी इस तरह की। उसने कहा ये आधी बोतल ये मुर्शिद ने जूठी की है, तो साथ किसी वकील ने कहा जाओ इसको पाकिस्तान के दरियाओं में डालो ताकि पूरे पाकिस्तान में बरकत फैले। नौज बिल्ला, खुदारा ये अपने मजहब को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं। और ये जिस साइड आज तो अलीमा खान ना छोटे छोटे बच्चे लेके अडियाला के बाहर बैठी हैं, उनको कैदी नंबर 804 की ना वो शर्टें पहना के, तो उनको सपारे देके उन्होंने अडियाला के बाहर बिठाया हुआ है, छोटे बच्चों को। तो ये बहुत, ये मैं कहता हूं, ये हमारे फील्ड मार्शल साहब का मैं बहुत ममनून हूं। उन्होंने इस नाचने वाली पार्टी को आज कुरान खानी की तरफ ले आए, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। वरना आपको पता है कि इनके इनके आज जलसे च नचण जी करना है, ये तो स्लोगन था इनका। तो वहां से देखें कितना पलटा खा के ये अगर आयत करीमा और कुरान खानी की तरफ आ गए, यही अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक कोई डेमोक्रेसी एक्ट है अमेरिका में, कहते हैं 84 कांग्रेसमैन ने साइन कर। इररेलीवेंट, इररेलीवेंट। इस वक्त अमेरिका के अंदर इशू 2-4 चीजें अभी मैं बता देता हूं। मैं बल्कि मुजम्मल भाई डेली बेसिस की मेरी एक्सरसाइज है, मैं सारा दिन मैं सारा जरीदे पढ़ के निकलता हूं घरों से, घर से। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो या फीफा है यहाँ पे फुटबॉल, दूसरा ईरान को डिस्कस किया जाता है। मेरे जैसा बंदा इसलिए देखता है कि पाकिस्तान के सर पे सेहरा है आपका हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामाबाद, मेरा वो इंटरेस्ट उसके अंदर मौजूद है। अब तो इसमें देखा जाए तो वो डेमोक्रेसी का ये जो आप कह रहे हैं इस वक्त वो रडार पर नहीं है किसी किस्म का कोई बिल। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज सिटीजनशिप एक्ट का डिसीजन आना है, वो हर न्यूज़पेपर के ऊपर है। दूसरी खबर जो आज जो चल रही है
वो ये है कि हमारे दो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो दोहा पहुंच चुके हैं, और वो उनको ईरानी बिल्कुल नहीं मिल रहे। माजिदुल इंसारी साहब हैं ईरान के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा हमारी कोई हाई लेवल मीटिंग्स उनके साथ शेड्यूल नहीं है, बल्कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ईरानियन स्पोक्स पर्सन ने कि ईरानी टीम जब फीफा से बाहर हुई है हम्म। उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया उसको उसको तनकीद का निशाना बनाया। वीजे नहीं देते थे उनको, रहने के मसाइल थे, अमले के वीजे रिफ्यूज किए गए। और मार्क वेन मुलन जो कि इस जो होमलैंड सिक्योरिटी के थे, उनके हम्म। एक बयान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी कि ईरानी बाहर हो गए, उन्हें लुडियां पाओ, हैप्पी डांस करो। तो उसको हम्म। दूसरा उसमें देखा जाए तो मुजम्मल भाई, इसमें इस वक्त कोई भी अगर देखा जाए कुछ जमहूरियत रिलेटेड, डेमोक्रेसी रिलेटेड, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो मुसलसल अपनी कैंपेन शुरू कर चुके हैं। अब मैं बताना चाहता हूं बल्कि वो क्या है, वो अपना वो जरा बताएं। हम्म। मैं बताता हूं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल जो इस वक्त जो सेनेटर और कांग्रेसमैन जो हम्म। एपैक से पैसे लेकर इलेक्शन अपने लड़ते हैं, 5-6 उसमें बड़े हाकिश हैं, वो इस डील को, इस्लामाबाद अकॉर्ड को मुसलसल क्रिटिसाइज करते हैं। खासकर वो 300 बिलियन का जो बिल है उसमें बार बार प्रेसिडेंट साहब अपनी सफाइयां पेश करते हैं कि हम एक पाई भी नहीं देंगे, वो सारी गल्फ एलाइज देंगे। और दूसरा, उन्होंने एक नया चीज बेची है जो बिक रही है। वो बेची ये है, उन्होंने कहा जी कि मैं तो सोयाबीन दूंगा, मैं तो उनके मुंह में सासे भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपने फार्मर्स की प्रोडक्ट बेच रहा हूं। तो वो बिक भी रही है, लोग उसको बड़ी तालियां भी बजा रहे हैं। तीसरी ओर बात कर रहे हैं कि तेल की प्राइसेस नीचे ले आया हूं, देख लें वो $72 के आसपास है, प्री वार 67 थे, उसको वो बेच रहे हैं, वो भी बिक रही है इस वक्त उनकी। और पॉपुलैरिटी का एक मैं मिसाल देना चाहूंगा। एक तो रिपब्लिकन लकी है, प्रेसिडेंट ट्रंप लकी है इस वक्त कि डेमोक्रेट पार्टी के पास कोई कद्दावर शख्सियत मौजूद नहीं है उनके सामने उनको रोकने के लिए। एक तो ये। दूसरा, उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बार बार वो ये कहते हैं कि मेरी डील जो है वो ओबामा डील से बेहतर है। दूसरा जो मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर अपनी, उन्होंने अगले दिन 52 फलस्तीनी बच्चों को शहीद किया है। वो अपना बिल्कुल नहीं रोक पा रहे आज भी, बल्कि झड़पें जारी हैं। और उसमें जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बल्कि कहा है कि हम कतर के अंदर बात करेंगे लेकिन हम लेबनान के ऊपर भी बात करेंगे, हम इस तरह नहीं करेंगे वो। लेकिन ये कि अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन की तरफ तैयारियां तैयारियां है। और कल की खबर ये थी अल जजीरा की कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसको देखते हैं, उन्होंने बल्कि एक वर्ड इस्तेमाल किया है, रेयर व्यू मिरर से देख रहे हैं ईरान को इस वक्त। ये कल अल जजीरा ने कहा है। उसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो उसको बंद करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आज अमेरिकन इलेक्शन में जो रेड स्टेट्स हैं वो रेड रहती हैं, जो ब्लू हैं वो ब्लू रहती हैं, और कुछ 4 स्विंग स्टेट्स हैं जो फैसला कर देती हैं, 4 या 5। ये मिड टर्म में स्विंग स्टेट्स की में आपको क्या लगता है, रिपब्लिकन सेनेटर्स आ जाएंगे या डेमोक्रेट्स आ जाएंगे स्विंग स्टेट्स में? उसमें अच्छा, मैं वो बल्कि मेरे वो चेन ऑफ थॉट टूट गया मुजम्मल भाई। मैं अर्ज करना चाह रहा था कि पिछले हफ्ते एक और चीज हुई है जो हम्म। सिंबलाइज करती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पोजीशनिंग को। दो चीजें हुई, मैं वो अर्ज करना चाहूंगा। एक तो न्यूयॉर्क का इलेक्शन हुआ है, वहां पे ममदानी साहब के इंडोर्स्ड सारी टीम वहां पे जीती है न्यूयॉर्क। हम्म। इसने एक सिग्नल ये दिया है कि ममदानी इज पॉपुलर, ममदानी इज पॉपुलर। और लोग बल्कि ममदानी साहब के बारे में एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ही इज अ प्रेसिडेंशियल मटीरियल। इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी काफी कैपिटलाइज कर रही है उनके ऊपर, नंबर वन। दूसरी बात ये करना चाहूंगा, ये ब्लू स्टेट की बात कर रहा था, न्यूयॉर्क की। पर ओबामा ने ममदानी के इलेक्शन में कोई खास, ओबामा ने ममदानी की मदद नहीं की थी, वो न्यूयॉर्क नहीं आए थे ओबामा। नहीं आए। और दूसरा ये कि क्योंकि फार लेफ्ट में है, वो ओपनली क्लेम करते हैं मैं सोशलिस्ट हूं, हम्म। सोशलिस्ट एजेंडा और उनकी पॉलिसीज। तो डेमोक्रेट पार्टी पहले उनको इतना सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन देखें, 1 लाख जो रजा का उनके फ्री वॉलंटियर थे, बगैर पैसों के काम कर रहे थे, 1 लाख। मैं देखे, मैं हालांकि दूसरी पार्टी से, मैं कंजर्वेटिव हूँ, फार राइट से हूं, लेकिन ये कि मैं उनकी पर्सनैलिटी से मुतासर हूं। बड़े बड़ा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड, बड़े छोटे से किसी अपार्टमेंट में रहते, और मैंने सुना था गाड़ी भी नहीं उनके पास, और वो ट्रेन पे आते, ट्रेन पे जाते।
और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई, जिस तरीके से वो तो लोगों आपको लगता है कि 2028 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ममदानी लड़ सकता है डेमोक्रेट से? एब्सोल्युटली, मैं समझ रहा हूँ इस वक्त अगर मेरे ख्याल है डेमोक्रेट पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं होगा। वो इस वक्त बूटाचेंग जो कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, वो इस वक्त पोल्स में नंबर 1 आ रहे हैं। दूसरा एओसी आ रही है। लेकिन बूटाचेंग के बारे में है कि वो ओपनली गे हैं। पता नहीं अब वो अमेरिका अभी इसलिए तैयार है या नहीं है। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ममदानी विल बी द बेस्ट चॉइस अगेंस्ट तो, एनीबॉडी। उनकी तो बेस अच्छा मैं कामिला हैरिस भी नहीं? नहीं, कैमला हैरिस वो तो खुद कहती है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मुजम्मल भाई, एक मैं वो बात करना चाहता था कि देखिए ये इस साइड पे ये है, राइट साइड पे क्या हुआ है वो ये हुआ है। लुजियाना के अंदर सेनेट का इलेक्शन था और सेनेटर कैसिडी एक बुजुर्ग हैं और बड़े पॉपुलर सेनेटर थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के खिलाफ बातें भी की और उन्होंने वोट भी उनके खिलाफ दिया वॉर पावर पे ऊपर, इन चीजों पे वो बड़े क्रिटिक थे इस चीज के। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके खिलाफ बयानात भी दिए और दूसरा ये किया कि उनके मुखालिफ को एंडोर्स किया। और वो सेनेटर कैसिडी जो है वो इस पिछले हफ्ते काफी अरसे से बड़े सीनियर सेनेटर थे, वो इलेक्शन हार चुके हैं। तो प्राइमरी का है। प्राइमरी इलेक्शन तो मैं दो चीजें अर्ज ये करना चाहूंगा कि देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप की बेस उनके साथ अटैच है, वो अपना माइंड उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन दूसरी साइड पे डेमोक्रेट पार्टी भी पहले भी वो देखें 12 साल ओबामा साहब भी फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते थे, वो मजीद लेफ्ट पे जा रही है आगे। अगर ममदानी साहब आते हैं, वो जिस तरह हमारे वो दूसरे एक सेनेटर थे, सेनेटर बर्नी बर्नी सैंडर, जो कि हमेशा कहते थे कि हम सोशलिस्ट, हम सोशलिस्ट। तो मेरे ख्याल में फार लेफ्ट दोनों पार्टियां एक्सट्रीम पर मजीद स्विंग स्टेट्स का क्या बनेगा? स्विंग स्टेट्स जो है वो डिपेंड करेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल करते हैं, हम्म। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब किस तरह कन्विंस कर पाते हैं कि ये जंग हमारी जंग थी ईरान की। प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर मैं आज वैसे एक मिडल में आके अगर इसका एनालिसिस करूं तो मैं वो अगर मुझे मुझे इजाजत दें आप, एक तो देखें इस अभी तक हम कहां खड़े हैं। ईरान का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुका है क्योंकि कांग्रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप से एक तो उनके वार पावर ले ली गई है और दूसरा घर के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। और उसमें एक तो ये चीज है। दूसरी एक वजह ये हुई है कि मार्को रूबियो जो एतमाद गल्फ स्टेट का जो एलाइज का टूटा था, मार्को रूबियो 3 कंट्रीज के दौरे पे गए हैं और वहां से बड़ा कुछ सुन के आए हैं। उन्होंने बड़ी खरी खरी सुनाई है, वापस आए हैं और वापस आके फिर उन्होंने जो इस तरह के ट्वीटें की हैं, दो वजूहत से। एक तो जो एपेक वाले सेनेटर जनेवा से जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए उनका प्रेशर, फिर मार्को रूबियो ने आके जो रिपोर्ट पेश की, प्रेसिडेंट ट्रंप उसकी वजह से अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एग्रेसिव आए और उन्होंने धमकियां दी, जिस तरह की चीजें आप देखी जो कि ईरानियों को पसंद नहीं आई। इस वजह से ये जो रुकावट बनी। दूसरी वजह यह है कि ईरान को पता यह चल चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका के अंदर सपोर्ट अपनी टीम से भी हासिल, अपनी पार्टी से भी हासिल नहीं है, उनका एतमाद बूस्ट अप हो चुका है। तो इसीलिए वो अपनी मर्जी की टर्म्स मजीद अच्छा, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब ये लोग ये कहते हैं कि जी ट्रम्प के तो 2 ही साल हैं, तो 2 साल बाद जब ट्रम्प चला जाएगा तो जो नया आएगा वो तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को इतनी लिफ्ट नहीं कराएगा ना, फिर इनकी गुड्डी वापस बो हो जाएगी। मुजम्मल भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सिर्फ 2 साल रह चुके हैं और उसके बाद जो नया सदर आएगा तो फिर पाकिस्तान में 20-20 साल के नए बच्चे आ जाएंगे, कैबिनेट में आ जाएंगे और कई बुजदार और कई इस तरह के वजीर आला ढूंढ के तो फिर वही लुट पाई जाएगी। तो मेरे ख्याल में उसको मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह है कि इस वक्त यहाँ पे बहुत इम्कान ये है कि जेडी वैंस और मार्को रूबियो इलेक्शन लड़ेंगे आगे और वही जीतेंगे। मैं एक मिसाल लेता हूं, चलें वो नहीं जीतते, अगला सदर मियां वाली का न्याजी होगा जो इनको आते ही पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। इस वक्त अमेरिका के रिलेशनशिप पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं बजाय कि किसी सियासी पार्टी के साथ। इनके पास कौन सी गिंदड़ जिंगी है? ये क्लेम करते हैं मौकलात हैं हमारे पास। इन मौकलात के साथ जो बाइडन ने तो काल नहीं की इनको 3.5 साल। अब किस तरह इनके मौकलात जो हैं वो सीधे अमेरिका के साथ 1-on-1 हो जाएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। चलें, लेकिन एक मैं बात बताना चाहूंगा, 3.5 साल के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है। अगले दिन मेरी किसी जगह डिस्कशन हो रही थी तो एक वहां पे इसी तरह के एक बीमार शख्स था, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि जी वो जी खान नहीं तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान नहीं बचेगा, खान सिर्फ बहुत ईमानदार है,
उसके आगे पीछे कोई करप्शन नहीं है। उन्होंने फरागोगी को भी भूल गए, बुजदार को भी, सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई ऐसे 5 मेगा प्रोजेक्ट बता दे जो पीटीआई दौर में हुए हों, जिनको आप जिक्र कर सकें। फिर उसके बाद कोई जवाब उनके पास नहीं आया। बार बार इस चीज पे आते थे कि जी बाकी सारा कुछ खत्म है, सिर्फ एक शख्स जो है वो ईमानदार। मैंने कहा क्या वो मैडम पिंकी के बगैर कोई फैसला कर सकता है? क्या पिछले 3 चीफ मिनिस्टर जो है आप उन्होंने खुद पिक किए? क्या वो शख्स हल है? वो सुबह कुछ शाम को कुछ, उसकी गारंटी को दे सकता है? उसका किरदार के बारे में आप उसके आसपास देखें, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां जाया की उसके लिए। मोहसिन बेग साहब का हाल देखें आप उसके बाद आप औनचौरी साहब का हाल देखें, अलीम खां साहब का हाल देखें, आप उनके जितने दोस्त हैं, चुन चुन के उन्होंने उनके साथ जो किया है, मैं हैरान हूं। नईमुल हक साहब का जनाजा तक नहीं पड़ा। अपने बच्चों को 1 सिंगल पाउंड और डॉलर, उनका बाप वो बन ही नहीं सका। कौन किस तरह चलाएगा वो? कौन? मैं एक वकील हूं, मुझे कन्विंस करें आप, मुझे कन्विंस करें आप कि यही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है। ये नहीं तो पाकिस्तान नहीं। खुदारा पाकिस्तान आज जिन बुलंदियों पे पहुंच चुका है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ एक वजह है। वो वजह क्या है? हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और उनकी टीम सिलेक्शन, उनकी टीम उनके साथ, चाहे वो सियासी हो, चाहे अस्करी हो, चाहे जिस तरह के भी हो। इसके बगैर पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है कंट्रीज को। ये सुबह शाम जिस तरह पैसे ले लेके आईजी तब्दील होते थे, डीआईजी और नौकरियां, इस तरह कंट्री आगे नहीं जाते। खुदारा पाकिस्तान पे तरस करें, इससे मोहब्बत करें, प्यार करें, और मैं गारंटी करता हूं अमेरिका के अंदर जो भी तब्दीली आएगी, पाकिस्तान इसी तरीके से तरक्कियों की तरफ बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।